तो व्हाट डू यू से? बोलो भाई, डिफिकल्ट था, इजी था? क्योंकि आप लोगों के जो मार्क्स आए ना बेटा इस बार भी, वो भी मतलब थोड़े बहुत पहले जैसे आए। कुछ बच्चों ने इम्प्रूव किया है, कुछ बच्चों ने और थोड़े मार्क्स कम हो गए हैं। सो द पॉइंट इज के मार्क्स हमारे इम्प्रूव होने चाहिए, है ना? तो जिन्होंने इम्प्रूव किया दैट्स गुड, बट अगर हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है ना? लेकिन थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर बिल्कुल ही मतलब 2 या 3 मार्क्स 5 मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं या कम हो जा रहे हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि हमें टेस्ट में जितनी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए वो हम शायद नहीं कर रहे हैं, मे बी। राइट? बात समझ में आ रही है सबको? यस Yes, सर। sir. तो प्रिपरेशन करे बिना नहीं देना ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है हम लोगों के लिए। ओके, दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ इन दिस मंथ वी विल हसल ना, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे, तो आगे बोर्ड्स, उसके बाद की प्रिपरेशन नीट की, वो सब थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है? और अगर इस महीने हमने मेहनत नहीं करी तो फिर वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, फेब्रवरी में बोर्ड्स आ जाएंगे, फेब्रवरी और मार्च बोर्ड्स में चले जाएंगे, और अप्रैल में आप लोग कितना तैयारी कर लोगे? 11th भी आपको पढ़नी है थोड़ी सी अभी तो, है ना? चलो भाई, डिस्कशन करें, स्टार्ट करें। Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्या अपडेट है, हुआ या नहीं? No, sir. नहीं हुआ? No, sir. अरे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा सब लोगों ने? ये जो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना आपका, वो Yes, था, sir. Yes, पे फोकस करना था आप लोगों को। बात समझ में आ सर रही है? सर ये क्वेश्चन से समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो क्वेश्चन समझाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। 2 points A and B are 2 centimeter apart and uniform electric field act along the straight line। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं आपके A और B, ठीक है, जो कि हैं 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। राइट? अब स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर एक्ट कर रहा है और यूनिफॉर्म है, तो आप इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर ये कंडीशन हमें पता है तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो तरीका है, हमें जो आता है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे, ई इंटू डी। yes, यस sir. Yes. सर। Yes, sir. डी होता है। Yes, sir. हम्म। तो वी ए माइनस वी बी, यानी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई मल्टीप्लाई बाय डी तो होगा बेटा। डिस्टेंस Yes, दे sir. रखा है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला हुआ है सब चीजें, कि चार्ज का जो चार्ज है, अ पार्टिकल विद चार्ज 10⁻⁶ कॉलम इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए बी। ठीक है, अब ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो रिस्पॉन्सिबल होती है पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसके उसमें, है ना? Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? KQ upon R. अरे, अभी तो बताया, ई इंटू डी, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड। बेटा जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और डी डिस्टेंस हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखोगे? ई इंटू डी तो लिखोगे बेटा। यस Yes, सर। screen agree. Yes, sir. Sir, ये screen नहीं दिख स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो अब सर। दिख रही है। सर स्क्रीन दिख नहीं, गई। स्क्रीन का कुछ करना सर पड़ेगा क्या? दिख गई। रुको, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिख जाए फिर। वेट,
ओके अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन बच्चों? No, sir. No, sir. वेट, अभी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है पक्का? Yes, Yes. sir. चलो कूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, आई गेस वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है ए और बी के बीच में। तो अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, अगर ए पॉइंट है आपका और उससे आपको बी तक लेके जाना है चार्ज को, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकाल पाओगे आप? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो, ये जो डिस्टेंस है यही तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ये दिमाग में क्यों नहीं आया, मतलब भूल गए थे क्या? फॉर्मूला भूल गए थे क्या? Yes, sir. नहीं, फॉर्मूला याद था हम्म, पर फिर भी वो माइनस साइन में। माइनस साइन में क्या डाउट हुआ बेटा? इसमें तो आपको माइनस साइन का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें सिंपल ई और डी को यूज करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 300, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस से। अब बस ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो 2 इंटू 10⁻², ये यूज करना है आपको। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस आ जाएगा 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा इससे। सर, मेरा हो गया था। हो गया था? यस चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हुआ, अ पार्टिकल स्टार्ट्स sir, रोटेटिंग हो गया। फ्रॉम रेस्ट। हो गया? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? रोटेशन? यस सर। रोटेशन का Yes, question sir. है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, पहले तो ये समझ में आना जरूरी है बेटा, तभी तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना आपसे, ये एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। यस सर। तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, और ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यस सर। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ है यहाँ पे टाइम के टर्म्स में, यस सर। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। यस सर। बोलो हाँ या ना? है ना, तो इसको डिफरेंशिएट Yes. करके आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 3/8 इंटू 4t³ माइनस 1/2 इंटू 2t। यस सर। 1/2 इंटू 2t। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब आप ये निकाल लोगे 3t³ माइनस टी आएगा, सॉल्व करोगे तो, है ना। तो अल्फा के लिए आपको ओमेगा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओमेगा क्या था आपका? ये जो आपने ऊपर निकाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 3t³ माइनस टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, है ना। डी बाई डी टी, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जब कर लोगे तो एक टर्म बनेगी विच इज 9t² माइनस 1। ठीक है, दैट वुड बी योर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उसमें आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट करना था, बस टाइम की Yes. वैल्यू करनी थी। बस समझ में आ रहा है ना? इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा, ठीक है, बता देता हूं मैं क्या आ रहा है। ये आएगा आपका 9/2 t² माइनस 1। इसमें t की वैल्यू पुट करनी थी 2 सेकंड। 2 2 जा 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, नीचे 2 है, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 9 2 जा 18 माइनस 1, 17 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आया समझ में? यस सर। बहुत Yes, इजी sir. क्वेश्चन था। केवल एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर पता हो और बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपको आता है वो आता हो तो हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने लायक था, दोनों क्वेश्चन करने लायक थे। ये वाला भी होना चाहिए था, ये वाला भी होना चाहिए था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, होल इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बॉन्ड। ये तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने यार। यस सर। Yes, sir. क्या आएगा इसका आंसर? डी D ऑप्शन। fourth option. हम्म, डी। डी। यस सर।
डी आ रहा है क्या बच्चों आंसर? Yes, sir. Yes, sir. होल एक्स इज अ रियल चार्ज, Yes, है ना? होल इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, गलत बात, मिसिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ी है वो इन द वैलेंस बैंड। सर सही नहीं है ये? हाँ सही बात, मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है ना, मतलब कहने Yes, का sir. मतलब इनकरेक्ट नहीं है ना, हमारा आंसर नहीं है, गलत बात मतलब इनकरेक्ट नहीं है, हमारा आंसर नहीं है, हमारा हमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, तो हमें Yes. आंसर में गलत चीज ढूंढनी है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि होल एक्स इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये भी सही है। द मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन की जितनी मोबिलिटी है वो होल की थोड़ी होती है, हमने याद करो एक फॉर्मूला भी लिखा था मोबिलिटी का। सो इन दैट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड इट कि भाई होल की मोबिलिटी कम होती है। आपको याद है मोबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, Yes, sir. ठीक है? तो उससे हमें पता चला कि भाई होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, आगे के लिए याद रखना। और होल डेफिनेटली एक्ट्स एज अ रियल चार्ज, तभी तो वो करंट प्रोड्यूस कर पाता है ना? करंट ड्यू टू Yes, होल sir. लिखते तो हैं हम, है ना? चलो ये भी Yes, करने sir. का क्वेश्चन था भाई, आई होप कि ये हुआ हो आप लोगों से। इसमें आपको सी और डी में डाउट होगा, पर अगर आपने फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है, तो आप सी को आसानी से रिजेक्ट कर दोगे और डी आंसर लगा दोगे, ठीक है? चलो भाई अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। ये नहीं हुआ होगा, Yes, sir. ये नहीं हुआ होगा, है ना? क्योंकि ये आपका था केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से, है ना? तो ये इसमें दिक्कत आई होगी, फिर भी बता देता हूँ मैं सोल्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जब केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा 273 से, तब आपका केल्विन में कन्वर्ट होगा ये 300 केल्विन। अरे बात समझ में आ Yes, रही sir. है? ठीक Yes, है? sir. Yes. और केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं उसमें केल्विन में ही वैल्यूज ली जाती है, ठीक है? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है क्या? PV is equals to nRT. आइडियल गैस की इक्वेशन से निकलता है, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली वो यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें R1T1 इक्वल्स टू R2T2। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये बन जाता है बेसिकली, है ना? Yes, पीवी को sir. आरटी से ही निकाला है देखा जाए तो, अगर आप ध्यान से समझ सकते हो तो, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी थी अब तो बस, है ना? T2 निकालना है, T1 पता ही है 300 केल्विन अभी भी निकाला है तुम लोगों ने, है ना? Yes, sir. R1 की वैल्यू आपको लिखनी थी, जो आप लिख सकते हो 3/1 आएगी, दे भी रखा है यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर, 3 एटीएम और 1 एटीएम, ठीक है? यही आपकी आर की वैल्यू होती है। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट हाँ दिस क्वेश्चन कुड हैव स्किप्ड, अगर आपको नहीं आता था तो आपको स्किप कर देना चाहिए था, ठीक है? नो प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? ऑलराइट, सो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इनिशियली द स्पीड इसका हो जाएगा, ठीक है? अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड in a long column of highly viscous liquid. Identify the correct graph representation, the speed of the ball as a function of time. ये हुआ क्या? ये भी नहीं No, होना, sir. ये भी नहीं होना चाहिए था आपसे, मतलब नहीं होना चाहिए था, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, तो अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये क्वेश्चन, हो तो जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। लेकिन सिंस आप लोग को फ्लूइड के बारे में इतना पता नहीं है, आप उसमें ग्राफ एनालाइज कर सकते थे ऑल्दो, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो इनिशियल स्पीड 0 है क्या दोनों की? अगर आप स्पीड और टाइम का ग्राफ देख रहे हो तो इनिशियल स्पीड 0 है ए और बी दोनों ग्राफ की। Yes, sir. तो Yes. अगर हम बात करें, ध्यान से समझें, हम बी को देखें तो पहले तो इंक्रीज कर रही है, पहले 0 थी, Yes, sir. फिर इंक्रीज करी, है ना? और उसके बाद डिक्रीज करी है क्या? स्लोप देखेंगे ना, स्लोप स्लोप Yes, इंक्रीज कर sir. रहा है तो ये भी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ठीक है? इनिशियली द स्पीड वुड बी 0 एंड देन इट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज, ठीक है? और कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो रही है, देखो ध्यान से, कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है? सो विस्कस फ्लूइड में, हाईली विस्कस फ्लूइड में सेम इसी तरह से बिहेव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी वगैरह को, तब थोड़ा समझ में आएगा, डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है भाई? अब ये पता, Acceleration. ये Acceleration. चीज तो पता,
एक्सेलरेशन देता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो No, सर। sir. नो सर। पक्का ना? Yes, चलो, sir. तो अगर ये भी पता है तो भी काम हो जाएगा, बट हाँ दैट्स ओके। इफ यू वांटेड, इफ यू डिडंट नो, यू कुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, इट्स ओके। अगला वाला हुआ? No, sir. अगला वाला हुआ क्या? पक्का नहीं हुआ? नो No, सर। sir. नो सर। ऑलराइट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम ड्रॉप करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। वैसे तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा, अगर किसी को सॉल्व करना हो थोड़ा सा पढ़ के तो आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्स एक्स डैश पे निकालना है ना, तो ये पहले तो आप सेंटर ऑफ मास का लेते हो, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें आपको ऐड करना पड़ता है जो डिस्टेंस वाइज एम आर स्क्वायर। ये वैसे मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। Yes, sir. इसमें जैसे ये सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है आपका, तो इससे जो एक्सिस पास हो रहा है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, और जो ये डिस्टेंस है ना आपकी आर, इसको ऐड करते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आर है वो ध्यान से देखो 2r के बराबर है, लिखा हुआ है इसने, रेडियस 2r है, क्वेश्चन में दिया Yes, हुआ sir. है 2r है, ठीक है। तो इसको आप यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ठीक है, फॉर द स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। तो ICOM जो होता है वो होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो इसमें r की जगह 2r लिखना मत भूलना, क्योंकि जल्दबाजी में हम आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, रेडियस क्या है, 2r है। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो इसमें निकालनी थी फिर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जब आप निकाल लोगे आई एक्स एस डैश, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे आप एक्स एक्स डैश पे, तब आप रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखने का क्या होता है, किसी को पता है क्या? के इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई एम, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे आ जाएगा आपका मास, हो जाएगा। अब तो 28/5 ये वाला आंसर आ रहा है शायद इसका, ये ऑप्शन, यस सर। ठीक है। इजी है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन वही है कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर मुश्किल है हो जाए। अगला वाला हुआ, No, sir. a body of mass 3 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with 1/6 of its original speed. The mass of the second body is, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था वैसे तो, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब बेसिकली क्या है कि सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ठीक है, तो कैसे करोगे वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको भी रखते हैं फिर। ऐसा काम, एक काम करते हैं ना, जो इस क्वेश्चन जो आपने पढ़े नहीं है उनको स्किप करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन एटलीस्ट आपने करे हैं वो कर सके, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे डिस्कस, है ना। क्लास की बैंडविड्थ भी नहीं है उतनी, तो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे। बेटर ये होगा कि पहले आप पढ़ लो, कोलिजन्स वगैरह थोड़ा सा आइडिया ले लो, ताकि मैं सोल्यूशन भी बताऊं तो आप लोगों को समझ में तो आया एटलीस्ट, है ना। जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से होगा ये क्वेश्चन। लीनियर मोमेंटम पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा पहले तो हमें, प्रोसीड करने के लिए आगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व करोगे तो उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कोलिजन है। इसने बता भी रखा है इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में जो सेपरेशन वेलोसिटी होती है और अप्रोच वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये पता थी तो हो जाएगा क्वेश्चन। दो चीजें, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना आपको आना चाहिए इस केस में। समझ में आ रहा है ना सबको हुआ क्या है? Sir. पहले रेस्ट पे थे, एक ब्लॉक था, दूसरे ब्लॉक में जाके कोलाइड कर गया, है ना। एक ब्लॉक था एम ब्लॉक और एक 3 kg का ब्लॉक था। तो 3 kg वाला ब्लॉक कोई एम ब्लॉक, मतलब एम मतलब मास ले रहे हैं उसका कुछ, उसमें जाके कोलाइड करिए वी नॉट वेलोसिटी से। तो कोलिजन के बाद में जो आपका मोशन हुआ फाइनल स्टेज में, उसमें ये हुआ कि V0/6 से तो 3 kg वाला चल रहा था, और V से कोई भी वेलोसिटी होगी, नई वेलोसिटी, उससे m चल रहा था, जो आपका जिस मास में कोलाइड हुआ था ना 3 kg वाला ब्लॉक, वो वाला। तो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व रहेगा लीनियर मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन है। बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. जब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे ना तो आपको उससे, लीनियर मोमेंटम से, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वी और वी नॉट की एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप इलास्टिक कोलिजन का वो यूज करोगे
कि भाई जो सेपरेशन के बाद वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है अप्रोच की। ये क्या किसमें होता है? इलास्टिक इलास्टिक ठीक है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या इलास्टिक कोलिजन में? 0। 1। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। यस सर। सॉलिड ये तो हो गया होगा या नहीं हुआ? ये भी इसमें पढ़ने में गलती होगी पढ़ने में गलती होगी? पढ़ने में क्या गलती होगी? सर। उन्होंने बोला ना कि उसको 3 इक्वल पार्ट में कट करके एक पर ही वो तीनों चढ़ा दिए, वो चीज नहीं ध्यान से पढ़ी तो गलत हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लॉन्ग सोलेनोइड तो सबको पता ही है कितना होता है वैसे तो, यस म्यू सर। नॉट एन आई होता यस सर। है ना। और इसमें एन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस सर। राइट। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो 1/3 लेंथ पे वोंड किए जाएंगे। ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय न्यू सोलेनोइड पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि इसमें जो नई मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसके केस में आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो आपको L/3 लेंथ पे लेना पड़ेगा पहले, राइट। यस सर। लेंथ लेना है आपको, तो ये 3 है जो ऊपर चला जाएगा L/3 वाला, तो ये 3 टाइम्स नहीं बन जाएगा क्या? म्यू नॉट एन आई पर यूनिट लेंथ। यस ठीक है, सर। तुम्हारी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी तो 3 टाइम्स द ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन बोल रहा है आपको ये कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया है ना, और सेम नंबर ऑफ टर्न्स है जिसको कि आपने वूंड किया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो 3 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना सोलेनॉइड L/3 L/3 L/3, ठीक है, तो उन पे आपने वूंड किए हैं टर्न्स को। तो आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है जो पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं एन, स्मॉल एन, वो पर यूनिट कंप्लीट लेंथ नहीं आएगा। अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं ना आपसे, वो आपका जो पर यूनिट लेंथ है वो लेंथ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो L/3 लेंथ पे आपको निकालना है नया मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो उसके सेंटर वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, म्यू नॉट एन आई, बस पर यूनिट लेंथ में L की वैल्यू चेंज हो जाएगी L/3। आगे चलें, यस सर। 9th क्वेश्चन का बताओ, समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। अरे क्या होता है भाई एंगुलर मोमेंटम? NH पे NH/2π। एल एन क्या वैल्यू क्या होता है? NH/2π 2π। यस सर। ना, यहाँ से निकल जाएगा, एन की वैल्यू 4 है, यस सर। यस सर। एन की वैल्यू 4 है ना। और H/2π के टर्म्स में जो आप लिखोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा? 2H/π। यस सर। यस सर। यस किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या, कुछ लिख रहा है? अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन आंसर बता रहे हो आप, ठीक है, सी ऑप्शन है आंसर, है ना। इजी था क्वेश्चन, ये भी होना चाहिए था। यस सर। ठीक है, ये भी होना चाहिए था, बाकी तो ठीक है। ये तो आपको पता नहीं था 7 तो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होने चाहिए थे बच्चों, दोनों क्वेश्चन होने चाहिए थे ये, राइट। चलो भाई 10th क्वेश्चन बताओ, हुआ? नो। बेटा इसमें क्या दिक्कत है? रियल डेप्थ दे रखी है, अपेरेंट शिफ्ट दे रखा है, शिफ्ट का फॉर्मूला तो लिखाया हुआ है मैंने तुम लोगों को, मुझे लगता है तुम फॉर्मूला भूल जा रहे हो यार हर क्वेश्चन में। अरे भाई रियल डेप्थ दे रखी है क्वेश्चन में, बोलो हाँ या ना। यस सर। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अपेरेंट शिफ्ट भी दिया हुआ है तुम्हें, यस सर। यस सर। कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये नहीं पता क्या कि शिफ्ट निकालते कैसे हैं? शिफ्ट का फॉर्मूला जिसका वैल्यू दे रखा है वो कैसे निकालते हैं ये पता नहीं क्या आपको? शिफ्ट इसको निकाला जाता है D/1 - 1/μ से, लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला यार, डिराइव भी किया हुआ है तो पढ़ा है तो। यस ठीक, ये तो हो गया था। डी क्या होता है? रियल डेप्थ होता है। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. म्यू निकल जाएगा यहाँ से, शिफ्ट की वैल्यू पता है 7.5 दे रखी है, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, 30 समथिंग। म्यू ही निकाल सकते हैं क्या आप इसमें? अरे 3 में से 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक की वैल्यू निकालनी है, 4/3 निकलेगा इसका आंसर, ये भी होना चाहिए था। बोलो, यस एनी सर। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें, पूछना है कुछ या नो समझ गया? आ गया सर। ठीक है, होना चाहिए था एक सवाल आपसे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, राइट। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स इन द प्रेशर इनसाइड द बबल, हाँ ये आपसे नहीं हो होता। गया था। हो गया? तो हो Yes, गया sir. सर। कैसे हुआ? सो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉल्यूम के, जो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो वॉल्यूम कम होगा। बहुत बढ़िया। अगर आपका बबल एक्सपैंड हो रहा है तो रेडियस बढ़ रही है ना, और आपका जो सोप बबल होता है उसमें 40/R लेते हैं हम प्रेशर को, है ना। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसमें, तो नेट प्रेशर कैसे लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T/R, जो टेंशन होती है ना, सरफेस टेंशन, वो होती है ये, है ना। और R क्या हो गया, रेडियस। यस तो अगर सर। रेडियस बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है सबको, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये भी होना चाहिए था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी आइडिया है फॉर्मूला का, ये भी इतना भी पता है कि अगर साइज बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, तो भी निकाल सकते थे तुम आंसर, राइट। चलो भाई, बार बार सवाल बताओ। इलेक्ट्रिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस विल बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, ईएम वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, if the maximum value of magnetic field at distance 2.5 meter from the source is 2.09 into 10 की पावर -7 टेस्ला, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी। अरे यार ये तो हो गया होगा से, हाँ यस तो हो गया Yes, होगा sir. आप लोगों को, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ ना, सी की वैल्यू जो होती है वो होती है EM/BM। यस मैक्सिमम वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है ना, सी। Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी क्या होता है भाई? Speed of light in vacuum. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा समझ में तो आ रहा है ना ये, या कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, तो ये तो BM/C हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, अरे हाँ sir. या ना, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। BM की वैल्यू दे रखी है, सी का Yes, वैल्यू sir. हमें पता है, ये 3 × 10 की पावर 10⁸ होता है ना। आ गया होगा आंसर मेरे ख्याल से 62.7 वोल्ट पर मीटर। इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था ये तो, Yes, sir. ठीक है, सी ऑप्शन, हाँ सही है। हाँ आगे वाला 13th, 13th हुआ। No, sir. क्यों 13 में क्या दिक्कत आई? करंट का क्वेश्चन है तो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, समझ में आया था ये चीज, इस समझ में आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है? अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? VD is equals to ENA. हाँ, और कैसे निकालते हैं? म्यू टाइम्स ई भी होता है क्या ये? यस सर। Yes, म्यू क्या होता है इसमें? यस मोबिलिटी। मोबिलिटी वेरी गुड, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। yes, sir. तो इतनी चीजें पता है तो फिर क्यों नहीं सॉल्व किया? E/τ/m, ये होता है क्या म्यू का वैल्यू? यस सर। E/τ/m। देखो ये फॉर्मूला, बेटा चैप्टर ही ऐसा है, तुमको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/d या V/L लिख लो, यस सर। है ना, V/d या V/L लिख लो, तो मैं अभी अभी बताया मैंने फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स V/L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, म्यू टाइम्स V/L। यस बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर V और L कांस्टेंट है, जैसा कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है, तो VD जो है एरिया पे डिपेंड तो करता नहीं है वैसे भी। अगर V और L कांस्टेंट है
तो एरिया पे डिपेंड थोड़ी कर पाएगा जब एल ही कांस्टेंट है तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? कौन सा ऑप्शन A आंसर? ए ऑप्शन। हाँ जी, सेम रहेगा। ठीक है, छोटा सा ट्रिक था क्वेश्चन। ट्रिक तो क्या था वैसे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला भी पता था तो आप समझ जाते। सिंस डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है वी और एल का वैल्यू, इसका और इसका, तो वीडी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यस सर। नहीं समझ में आया? अरे वायर का तुमने डबल कर दिया क्रॉस सेक्शन, लेकिन तुम्हारा कांस्टेंट है, लेंथ तो कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। राइट। और वोल्टेज जो अप्लाइड है वो भी सेम है। देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द न्यू वायर। अब जिन पैरामीटर्स पे आपका मोबिलिटी डिपेंड कर रहा है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, वही कांस्टेंट है, तो फिर आप जो भी चेंज कर रहे हो उससे कुछ असर पड़ना चाहिए क्या आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? आप खुद No, बताओ। No, sir. नहीं ना? क्योंकि मोबिलिटी No, जिन sir. चीज पे डिपेंड करती है वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं, और वी बाई एल भी, वी और एल भी कांस्टेंट है, तो आपका ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा ना बेटा। समझ में आया सबको? रीजन समझ में आया ये आंसर क्यों है? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स? No, नो sir. सर। तो होना चाहिए था ये क्वेश्चन भी आप लोगों से। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला बताइए, 14। नहीं हो। अरे ये भी नहीं हुआ? ये हो गया था। सब किससे नहीं हुआ ये? डी Sir, वेवलेंथ गलत है। गलत कैसे हो गया? सर कैलकुलेशन गलत हो गई थी। शिखा से नहीं हुआ, कैलकुलेशन गलत होगी। तरीका तरीका तो आ गया था समझ में, या तरीका भी नहीं आया था? सर तरीका आ गया था, वो कैलकुलेशन गलत हो गई। कैलकुलेशन गलत हो गई। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर करना पड़ेगा उसको। सर्कुलर पाथ है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना अल्फा पार्टिकल, सर्कुलर पाथ में कितना लगता है सेंट्रिपेटल फोर्स? mv² / r। यस सर। yes, sir. इसको इक्वल करना पड़ेगा हमारे मैग्नेटिक फोर्स के, कितना होगा? qvv। यस सर। इक्वेट करना पड़ेगा ना, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये। यस सर। पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल उसमें कर रहा होता है एक्सेलरेशन, सॉरी मूवमेंट कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो उस केस में आपको जो आपका जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, बाहर की तरफ लग रहा होता है, अंदर की तरफ सेंट्रिपेटल फोर्स लगना होता है। तो बैलेंस आउट करने के लिए, ताकि वो सर्कुलर पाथ में बना रहे, हमें इक्वेट करना पड़ता है mv² / r और qvb को। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो मोमेंटम की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, qbr, q इंटू बी इंटू आर, वो आपको पुट करनी पड़ेगी h/qbr। और q की वैल्यू तो पता है, दे रखी है सबको। यस सर। यस सर। q की वैल्यू दे रखी है, अल्फा पार्टिकल है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा q। यस सर। अल्फा पार्टिकल है ना, क्योंकि यस अरे यस पता है अल्फा पार्टिकल में दो होते हैं ना, दो यस ट्वाइस यस चार्ज होता है एक प्रोटॉन से, ट्वाइस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। राइट। और बी की वैल्यू तो दे रखी है 0.5 इंटू 0.5, क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे? अरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना बेटा। यस सर। दिया है। ठीक है, और बाकी आप वैल्यूज पुट कर ही दोगे रेडियस की, तो 4.125, इसको बस मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.001 एंगस्ट्रॉम। बी ऑप्शन, ये भी होना चाहिए था। आगे चलें। यस सर। हम्म बताओ, और बताओ आगे क्या रहा इसका? एंगल कैलकुलेट। हुआ या नहीं हुआ? हो गया था यस सर। सर। सबसे हो गया था? यस सर। पक्का?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बढ़िया। डिस्कस नहीं करना फिर? नो सर। No, sir. ठीक है, बढ़िया। फ्लक्स निकालना था इसमें, बी ए कॉस थीटा। हम्म यस सर। निकालना था बी ए कॉस थीटा, निकल गया होगा भाई, बहुत इजी है। Yes, sir. तो बस आपको थीटा समझना था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। 90 डिग्री नहीं होगी, Yes. 30 डिग्री भी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, 90 माइनस 30 होगी, राइट। Yes, क्या ये sir. बात Yes. समझ में आ रही है आप लोगों को? जो रेक्टेंगुलर लूप है वो आपका प्लेस्ड है इस तरह से कि वो प्लेन से इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल से, राइट। और हमको किससे एंगल बनाना होता है? हमें जो थीटा लेना होता है वो किस किस के बीच में लेना होता है? बी और ए के, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ये बात समझ में आ? Yes, ठीक है, sir. तो ये बात ध्यान में रखोगे जब तक आपका गलत नहीं होगा सवाल। तो अगर फॉर्मूला लगाना भी है तो फॉर्मूला कैसे लगाना है और क्यों लगाना है ये पता होना चाहिए। तो बी ए कॉस थीटा में सीधे अगर आपने कॉस 30 रख दिया होगा, जो रखा होगा कुछ बच्चों ने, रखा है नहीं रखा बताओ? सर रखा है। Yes, sir. तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेन से एंगल बना रहा है वो। तो आपको ये समझना जरूरी नहीं है क्या कि बी और ए वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना है? समझना जरूरी है ये। बोलो यस भाई। सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक करा गया होगा क्वेश्चन में। बाकी ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपसे, डेफिनेटली दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। 0.03 वेबर आ रहा है इसका आंसर, आई गेस ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही आ यस। रहा है। Yes, sir. ठीक है। बाकी आगे क्या निकालना था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका बनता है ये डायमेंशन। यस सर हो गया था। हो गया था? Yes, sir. पक्का? यस सर। बहुत ही बढ़िया बात है। आपको बस इसमें अलग अलग करके लिखना था इसको, ठीक है। अगर आपको दिख रहा था ये, वैसे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था ये, बॉल दो यूनिट डायमेंशन से था पर अच्छा क्वेश्चन था। तो चार्ज इनटू चार्ज है न्यूमरेटर में, जब आप इसको शॉर्ट करके लिखोगे ना, Yes, sir. यस सर। ए इंटू टी को अलग से लिखोगे, ए इंटू टी को अलग से लिखोगे, तो आपको दिख जाएगा चार्ज है ये। अरे क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है ना भाई, यस सर। Yes, sir. इंटू एम्पियर इंटू टाइम, है ना। और नीचे अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपका कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है ये, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, बन रहा है? बनाया, बना के देखा, है ना। एम यस एल टी सर। फोर्स बन जाएगा और एल स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेम डायमेंशन होता है परमिटिविटी का। अगर आपको पता था ये ऑलरेडी तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको ये पता था ऑलरेडी, अगर नहीं पता था तो कोई ना, फिर तो आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप क्या फॉर्मूला यूज करा आपने इसमें परमिटिविटी के लिए? कौन सा फॉर्मूला यस यूज? सर वो के क्यू मतलब वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता एक है ही ना जगह वो वन बाय वाला। फोर एप्सिलॉन नॉट रख दिया तो एप्सिलॉन नॉट निकाल के अलग से निकल गया, है ना। तो सबको यस चेक सर। करना जरूरी था वैसे तो इसमें, पर अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इसको सॉर्ट करके थोड़ा सा जैसे मैंने बनाया ये और फिर अप्रोच करते तो भी आपको दिखने लगता है कि ये पक्का इसी के बारे में बात कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर आप लोगों से हो गया ये, जिससे भी हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ऑलरेडी इसका डायमेंशन तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑलरेडी पता है तो फिर तो काम आसान हो गया। अगला हुआ। यस सर हो गया था। हम्म हुआ सबसे। यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क फंक्शन। अरे इंसिडेंट यस रेडिएशन की एनर्जी ऐसे तो लिखते हैं, यस सर। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कोई डाउट इसमें? नो सर। No. Okay, okay. चलो आगे चलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हुआ? नो सर। कौन हाथ ऊपर कर रहा है भाई? कुछ पूछना है क्या किसी को? नो
किसी ने हाथ ऊपर किया, मुझे लगा कुछ पूछना है तुम्हें। ठीक है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफाई करता है दोनों साइकिल्स में, दोनों हाफ साइकिल्स में रेक्टिफाई करता है। याद आ रहा है? यस Yes, Yes, सर। sir. ठीक है, तो बेसिकली वो 2 बार कंडक्ट कर रहा होता है। रेक्टिफाई का जो प्रोसेस होता है एक साइकिल में ट्वाइस इट कंडक्ट्स, राइट। तो जो आपकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है एसी आउटपुट की, वो कैसे निकालोगे आप? आपकी इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 बार जाती है ना बेटा एक साइकिल में, यस सर। ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की? ये आपको पता होना चाहिए यार, मैंने करवाया था तुम लोगों से ये। ऐसे देखो, एक बनता था ऐसे, एक नीचे बनता था, ठीक है, यहाँ से तुम कनेक्ट करते थे एसी से, है ना। और एक साइकिल ये बनती थी, एक साइकिल ऐसे बनती थी, याद करो। फुल वेव रेक्टिफायर में, है ना, 2 हाफ साइकिल से बनता था। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी आउटपुट का आएगा ना, वो क्या हो जाएगा? इनपुट के ट्वाइस, 2 टाइम्स। इनपुट का 2 टाइम्स, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 हर्ट्ज आएगा आंसर इसका। ठीक है, अगर अभी तक नहीं समझ में आता था तो अब याद रखना इसको, इसको लिख के रख लो कहीं पे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लिख के रख लो। ठीक है, वैसे तो आप इसको एनालिसिस से कर सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो। बट इसको नोट जरूर करके लिखना है। जो कुछ चीजें होती है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं नई चीजें, ठीक है, इनको नोट करके रख लेना चाहिए अगर वो कॉन्सेप्चुअल होती है तो। हाँ, समझ में आ रही है? अगर वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो उसको नोट करके जरूर लिखना। ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने सोल्यूशन डिस्कस कर लिया तो छोड़ दिया, फिर इसको कहीं पे नोटबुक में लिख लो इसको। हाँ दीप्ति, कुछ पूछना है आपको? सर मैं क्लास लीव कर दूं? मेरी ना स्कूल की क्लास है आज, मुझे वो अटेंड करनी है। अच्छा, ठीक है, कर दो। और सर। लिख लिया? यस यस सर। सर। सर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा, जो हमने आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, उसको हम बोल रहे हैं कि वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होगी, क्योंकि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, वो आपकी एक साइकिल के लिए होती है। लेट्स से कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर आप बात कर रहे हो, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, याद है सबको? यस सर। ये ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपकी आधी साइकिल की होती है वो फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो उसमें फुल वेव रेक्टिफायर में एक ही साइकिल में 2 बार रेक्टिफाई करता है वो। बेसिकली 2 साइकिल्स होती हैं एक ही साइकिल में, है ना, ट्वाइस इट रेक्टिफाइज। तो उस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके ट्वाइस निकलेगी ना आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आपका डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस होता है इसमें रेक्टिफायर में? ट्रांसफॉर्मर। बेटा वो तो रेक्टिफायर में कौन सा, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने रेक्टिफायर पढ़ा था? सेमीकंडक्टर। Semiconductor. अरे यार, सेमीकंडक्टर तो, बेटा सेमीकंडक्टर तो चैप्टर का नाम है। से क्या डायोड। यूज? हाँ, डायोड्स। डायोड्स यूज करता है ना। अरे यस रेक्टिफायर सर। Yes, sir. भूल गए क्या सब लोग? सब चीजें भूल गए, बेसिक चीजें भी भूल गए। तो नो जो सर। फुल रेक्टिफायर होता है ना, Yes. वो दोनों हाफ साइकिल्स में, ठीक है, जो जो आपके डायोड्स हैं जो यूज कर रहे हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस यूज करेंगे ना। एक बार आपका एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल में 2 बार कंडक्ट करेगा ना वो आपका, 2 बार। यस सर। डायोड जो यूज कर रहा है फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर रहा है एक ही साइकिल में, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है ना। एक बार याद करो, फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में जाता था, एक बार रिवर्स से फॉरवर्ड बायस में जाता था, है ना। और दोनों दोनों टाइम में वो आउटपुट देता था, दोनों टाइम पे आउटपुट देता था। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या था कि हाफ वेव रेक्टिफायर तो एक ही बार आउटपुट देता था और एक बार 0 रीडिंग देता था, है ना, क्योंकि रिवर्स बायस में चले जाता था तो तब करंट फ्लो नहीं हो पाता था उसमें।
राइट। लेकिन आपके फुल वेव रेक्टिफायर में हम ऐसे अरेंजमेंट करते थे कि दोनों टाइम पे रीडिंग आए, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों टाइम पे आएगी, यानी कि हमें इनपुट का ट्वाइस लेना पड़ेगा आउटपुट में। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। इसको कहीं पे नोट भी करके रख लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे ये फ्रीक्वेंसी वाला स्पेसिफिकली टॉपिक। ठीक है, हाँ भाई आगे चलें। यस सर। ये हुआ सवाल 19वां। 19वां हुआ। इसमें ग्राफ बनाया तुम लोगों ने? पीवी ग्राफ बनाया? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये 19 क्वेश्चन, ये बता दो चलो। थर्मोडायनेमिक। Thermodynamics, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। तो आपको बच्चा इसमें ग्राफ बनाना था, मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ, बट देन अगेन ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है जो तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स ओके, इसको नहीं आपको छोड़ना चाहिए था मतलब ये क्वेश्चन। तो आपको पीवी, प्रेशर, वॉल्यूम ग्राफ बनाना था इसमें तीनों डिफरेंट प्रोसेसेस का। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा ये हो गया पी, ये हो गया वी आपका। तो ये कुछ जैसे कि यहाँ से हम चालू करें, अगर ये बोल रहा है किसी पॉइंट से, तो ये आपका इस तरह से मतलब तीनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। एक तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, एक जाएगा ये ऐसे, और एक जाएगा ऐसे। ठीक है, तो तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं। लेट्स से ये सेकंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस का ऐसे ग्राफ बनेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम देखनी है। लेट्स से ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस से बता पाओगे, क्योंकि जो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ होता है ना आपका, वो वर्क डन बाय गैस देता है। जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है ना बच्चों, किसी प्रोसेस का ग्राफ बनाओगे, उसमें एरिया अंडर जो पीवी ग्राफ आएगा, वो क्या देता है तुम्हें याद रखना, इस चीज को एटलीस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या देता है बेटा? वर्क डन बाय गैस देता है। वर्क डन बाय गैस देता है ये। पीवी ग्राफ जब भी बनाओगे, उसके अंडर जो भी एरिया आएगा वो तुम्हें वर्क डन दे देगा अपने आप ही गैस का। तो इसमें एरिया सबसे ज्यादा सेकंड का आएगा, ध्यान से देखो, सेकंड वाला जो है सबसे बड़ा एरिया दे रहा है पीवी ग्राफ के अंदर, है ना। फिर उससे छोटा एरिया फर्स्ट वाला दे रहा है, और थर्ड वाला सबसे कम दे रहा है ना। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होना चाहिए? सेकंड का, देन फर्स्ट का, देन थर्ड का, यानी ए ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। ठीक है, जिसका एरिया बड़ा है उसका वर्क डन बड़ा है यार, सिंपल है। ठीक है, बस इसमें यह है कि ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो आपको ग्राफ समझ में आना थोड़ा मुश्किल है कि ग्राफ बना लो आप, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तुम लोगों से। कोई बात नहीं, नेट नो प्रॉब्लम। आगे अगला वाला आया, हो गया डिक्रीजिंग सर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। ये तो पता होगा। यस यस सर। कंप्लीटली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। माइक कौन सा ऑप्शन है इसमें? माइक्रोवेव के बाद फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रेस। अगर आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो ही हो पाएंगे ये सवाल, वरना नहीं होते ये सवाल। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर आप कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आप कर ही नहीं सकते, अगर आपने नहीं किया है मतलब इंफॉर्मेशन जो है उसका रिवीजन। तो जैसे कि ये वेवलेंथ की बात हो गई, है ना। अब जब हमने पढ़ा था टॉपिक, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? EM EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम्म ईएम वेव चैप्टर में। EM इसका ईएम सर। वेव्स। ईएम वेव्स में। तो ईएम वेव्स का जो सिनेरियो है वो ये है बच्चों, कि ईएम वेव्स में जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो ईएम वेव्स के क्वेश्चंस आपसे अधिकतर क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब आप अपना जो थ्योरी पोर्शन है ना वो कंप्लीट रखोगे। ठीक है, तो पढ़ के ही तो जाना है यार, तुम लोग तो ऐसे भी एक्सपर्ट हो याद रखने में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स तुम लोग याद रखते हो। अरे करते हो ना भाई, बड़े बड़े यस सर। क्वेश्चन, बड़े बड़े चीजें याद, है ना। तो ये भी एक तरह से याद रखने वाला ही पार्ट है, तो इसको तो कम से कम अच्छे से करो। न्यूमेरिकल्स में तो आप लोगों को वैसे भी थोड़ा सा डर लगता है, पर कम से कम थ्योरी पार्ट तो आप अच्छे से याद रखो, है ना। ये क्वेश्चंस आपके बोनस क्वेश्चंस हैं, ये मान लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एटलीस्ट। कूल। यस सर। ठीक है, ओके, चलो। हम्म,
अगला क्वेश्चन बताओ। हो गया था। अगला वाला हो गया। यस सर। Yes, sir. क्या आया इसका आंसर? सर सी ऑप्शन आया। सी ऑप्शन 1:1 √3। यस सर। Yes, sir. सबका ये आ रहा है? यस सर। कैसे निकाल? Yes. यस सर। कैसे किया? सर वेलोसिटी जो होती है वो dx by dt होती है ना, तो फिर वो यानी कि स्लोप। यस सर। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ निकाल लो, बहुत इजी है। टेन थीटा आ जाएगा पहली बात तो। dx यस by सर। dt। Yes, टेन sir. टेन थीटा की टेन थीटा भी होता है ना, क्योंकि स्लोप तुम्हारा, तो इससे निकल जाएगा। क्योंकि आपका v1/v2 आपको निकालना है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, रेशियो निकालना है ना, तो आप इसको डायरेक्टली लिखो ना, tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2। ठीक है, आप स्लोप Yes. देख के भी बता सकते हो, स्लोप देख के भी बता सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपका 1045 आपको पता ही है कितना होता है, 1030 कितना होता है पता ही है आपको, है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1/√3 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सबका हो गया था? ये करने वाला क्वेश्चन था ये। यस सर हो गया था। यस सर। हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। अरे हुआ क्या ये? नो सर। क्यों? ये क्यों नहीं हुआ बेटा? फेस डिफरेंस ही तो निकालना था इसमें। अरे पहले तो पाथ डिफरेंस समझो कितना होगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? λ/3 होगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स इज λ/3। दिया हुआ है क्या? अरे दिया हुआ यस है। सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स तो होता है फाई। फेस डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 2π/λ इंटू λ/3, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2π/3। डेल्ट फाई की वैल्यू आ गई 2π/3। 2π/3 वैल्यू आई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा है। ठीक है, आपको पूछा इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से बताया था। I0 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 5/2। बता दो, नहीं पढ़ा क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों ने? पढ़ा है सर। हम्म अरे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। यस सर। ठीक है, तो वैल्यूज ही तो पुट करनी थी बेटा, फिर क्यों नहीं हुआ? बताइए क्यों नहीं हुआ आपसे ये सवाल? क्या आपको π/3 की वैल्यू नहीं पता है? cos π/3 की वैल्यू नहीं पता है आप लोगों को? अरे cos 60 की वैल्यू पता है ना? हाँ या ना तो बोलो यार। यस सर। बेटा फॉर्मूला नहीं भूलना है, मुझे पता है तुमसे फॉर्मूला भूले हो तुम, इस वजह से नहीं हुआ ये। अगला बताओ, अगला बताओ, कोई ना। हो गया था अगला। हो गया सबसे? यस यस सर। सर। पक्का? यस सर। ठीक है, कूल। हम्म क्या आंसर है इसका? 23 का क्या आंसर है? सेकंड ऑप्शन। हम्म Second RMS option. होती है, तो क्या होती है भाई? पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स। यस सर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन था एक तरह से ये। 24th वाला शायद नहीं हुआ होगा आप लोगों से, हुआ? नो सर। रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग निकालना था आपको। तो अगर आपको ये पता होता कि जो आपकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टाइम्स टी, रूट टाइम्स टेंशन, अगर आपको ये पता होता तो आप निकाल पाते। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, जब कभी अगर आप पढ़ो उसको रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, है ना। कौन से Okay. टॉपिक का क्वेश्चन है ये? वेव कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? वेव ऑन अ स्ट्रिंग, है ना। 11th वाला जो वेव्स पढ़ते हैं ना एसएचएम में, ऑसिलेशन एंड वेव वाले में से। ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ते हैं जो, उस वाला वेव का क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। अगला हुआ 25वां हुआ, हो गया था। यस सर। क्या आंसर है इसका? बोथ ए ऑप्शन। ऑप्शन। बी ऑप्शन, बॉम्बे। ए। ए ऑप्शन। अरे दोनों Yes, sir. स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं कि? Yes, यस sir. सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, सही बात है एकदम, Yes, sir. है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो मोशन होता है उसकी परपेंडिकुलर होती है ना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस डज नॉट चेंज, सही बात है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो, ट्रू। अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो होगा। यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलती इसकी, Yes, sir. कि काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलती है। चलो बढ़िया। और 26वां, हो गया सर। ये भी होना चाहिए था। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्योंकि इसका, यस सर। इसी टेम्परेचर टी पे आप रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? आर नॉट इंटू 1+α∆T। यस सर। ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। अब इसमें केवल फॉर्मूले की वैल्यू रखनी थी। आर नॉट की वैल्यू 1 ओम है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3.8 × 10⁻³ टी नॉट पता है आपको? टी नॉट क्या लोगे? 20 डिग्री सेल्सियस लोगे आई गेस। यस सर। सर तो इस होना चाहिए था। क्वेश्चन में वो कैसे पता लगता है कि कब दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है और कब एक ही इक्वेशन बनानी है? दो अलग अलग क्या इक्वेशन बनाई है आपने, ये बताओ पहले तो। तो जैसे पिछली बार आपने जब ये टॉपिक कराया था ना, तो आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें आपने ये जैसे दो वैल्यूज दिए है ना, उसमें 1 और 1.2, तो दो अलग इक्वेशन बनाई थी। एक में आर की वैल्यू 1 लिखी थी, एक में आर की वैल्यू 1.2 रखी थी, और आर नॉट दोनों का कैंसिल आउट हो गया था। तो जो आपने टेम्परेचर की वैल्यू रखी थी डेल्टा टी की, वो आपने 0 के रिस्पेक्ट में रखी थी। तो वैसे वाला फॉर्मूला कब लगाना है और ऐसे वाला फॉर्मूला कब लगाना है? बेटा वायर कितने होंगे ये भी तो मैटर करता है ना। यहाँ पे कितने वायर हैं? केवल एक वायर की बात हो रही है, यस सर। केवल एक ही केस की बात हो रही है। रेफरेंस टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। रेफरेंस टेम्परेचर अगर आपको गिवन है ऑलरेडी तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे इसमें। वो वाला से मेरा मतलब है कि आप इसमें जो टी नॉट की वैल्यू लोगे ना, T-T0 अल्फा इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि आपको अल्फा को मल्टीप्लाई करना है T-T0 से, ठीक है। तो इसमें जो टी है ना टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर है जो हमें निकालना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बाथ? यस सर। हमें निकालना है ना वो वाला टेम्परेचर है। और टी नॉट कौन सा? रेफरेंस टेम्परेचर। तो अगर आपको रेफरेंस दिया हुआ है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है ये वाला T-T0 वाला। और अगर रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो फिर आपको लेना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर आपको अलग से करना पड़ेगा दोनों केसेस में। बात समझ में आ रही है? रेफरेंस टेम्परेचर दिया होगा तब ही यूज करना है ये, तभी डेल्टा टी की जगह T-T0 रखना है। टी नॉट यानी वो टेम्परेचर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, एज अ रेफरेंस। यस सर। तो होता क्या है बेसिकली, इस टेम्परेचर के कंपैरिजन में चेंज हो रहा होता है अब जो भी हो रहा होता है। यानी कि इस टेम्परेचर पे एक रीडिंग ले लिया आपने, जिसको क्या आप आर नॉट भी बोल रहे हो, आर नॉट भी बोल रहे हो आप उसको, है ना। तो वो रीडिंग आपकी टी नॉट पे आई है। अब जो आपका नया रेजिस्टेंस है वो आपको पूछा जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो आपको निकालना था सवाल में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कई बार होता है रेफरेंस टेम्परेचर नहीं दिया होता तो फिर हमें 0 के रिस्पेक्ट में भी निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। दोनों क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना एक बार तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलें आगे। यस सर। हाँ भाई, 27th, एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाय 10 किलोवाट। हो गया? यस सर। यस सर। सभी बालक और बालिकाओं से हुआ। यस सर। यस सर। एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी, यस सर। है ना। पावर इंटू टाइम, पता है ना, ये तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है तो यार यस सर। होना चाहिए था ये सवाल। 28वां, नो सर। ये वाला भी होना चाहिए था वैसे तो, ये वाला भी होना चाहिए था, ठीक है। 28वां, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या ना, इसमें कहाँ से होगा तुम लोगों से? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद तुम कर दोगे इसको। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं आई से लिख रहा हूँ
तो इसका फॉर्मूला होता है F/m, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अभी हो जाएगा, यस सर। ये हो जाएगा 5/100, 100 के साथ में 10⁻³ से ही मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है? 100 यस को सर। किलोग्राम में कन्वर्ट करके करना, वरना फिर बोलोगे गलत हो गया सर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करके रख लो चाहे तो। मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। बेसिकली कोई भी इंटेंसिटीज जो होती है ना, वो पर यूनिट ही होती है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे मास को यूनिट मानते हुए चलते हैं जब भी ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो मास के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। 29 हुआ, द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्ट्स 0.4%। यस अरे हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर, हो गया था। ठीक है, कूल, हो गया था तो आगे चले। यस सर। डेल्टा एम, मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है कि 0.4% टाइम है, तो 0.4% किसका है ये? अरे 1 kg का बोला हुआ है, 1 kg तो है जो लिबरेटेड है, 1 kg ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा है ना ये। तो डेल्टा यस एम सर। मास डिफेक्ट जो आया है आपका वो 1 kg में आया है, 0.4%। सो दिस विल बिकम 0.4 डिवाइडेड बाय 100 into 1 kg into 1 kg, राइट। सो दिस विल बिकम 4 into 10⁻³ 4 into 10⁻³ आपका डेल्टा एम आ गया, तो आप एनर्जी लिबरेटेड निकाल सकते हो अब, E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से, तो पढ़ाया हुआ है मैंने तुम्हें, है ना। यस सर। एनर्जी लिबरेटेड इससे निकल जाएगी, तो ये भी होना चाहिए था आप लोगों से। अगर आप गलती करोगे तो यूनिट्स में ही करोगे इसमें, वरना हो जाएगा ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, यस सर। ओके, एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया तुम्हारा थोड़ा सा, और ज्यादा हो नहीं पाएगा इसमें। एक काम करते हैं, कल वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बचे नहीं है वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी के पेपर को हम अगली वाली क्लास में। ठीक है, 50 तक है ना आपके क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन के अराउंड बचे हैं, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा, आपको पता है आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है कल। नो Yes, सर। sir. कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, डाउट क्लास है बेसिकली। सो डाउट लेके आना है उसमें, तो ही आना है, डाउट नहीं तो नहीं आना है। वरना मैं पेपर डिस्कशन भी करूंगा, पेपर डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपके एक तरह से ये वाले डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे। अदरवाइज आई बी टेकिंग डाउट्स, तो जिसका मेरे पास आएगा डाउट मैं कैटर करूंगा उनके डाउट्स। तो काफी टाइम से नहीं हो पाई थी मुस्कान, मुस्कान कुमारी, यस सर। ठीक है? तो यू नीड टू सेंड मी डाउट्स पहले, ओके क्लास सर। से पहले, देन वी कैन टेक इट इन द क्लास, बिकॉज बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हम सबके एक एक करके डाउट्स लेने लगे तो पूरी क्लास 3 घंटे की हो जाएगी, और आपकी क्लास 1 घंटे की होगी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली, और टेंशन मत लेना, क्योंकि वेंसडे को भी है, थर्सडे को भी है, पहले ही बता रहा हूँ, कल भी है, परसों भी है। तो कल वाली क्लास में भी हम करेंगे डिस्कस, परसों वाले में भी करेंगे, पर जो कल वाला क्लास है उसमें हम पेपर डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा, जो बचा हुआ है पार्ट। ठीक है, ओके सबको सर। समझ में आया, सिनेरियो समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर। आपकी 7 यस बजे सर। वाली क्लास से पहले होगा टाइमिंग, टाइमिंग में बता रहा हूँ पहले से, आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में ऑलरेडी सब चीजों का, ऑल दो, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्लास 7 बजे जो होती है उसके पहले का टाइमिंग होगा। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास डाउट्स नहीं है, आपको नहीं आना है, तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप आओ, क्योंकि डाउट्स क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाउट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्लास की, मतलब क्वेश्चंस की। ठीक है, अरे यस ठीक सर। है, सॉर्टेड है। Sir. ठीक है भाई, मिलें अगली क्लास में फिर। ओके सर। बाय बाय, यस यस। बाय बाय, गुड नाइट, सर शुभ बाय। रात्रि। Bye, बाय sir. सर। Good night, sir. ओके बच्चों, बाय बाय।